बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनिए। ये आपको मैं जो भी लिख के दूंगा वन नोट पे वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो हमारे पास दो ही रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता जो सुनाई देने वाला रास्ता है, आप लोग सुनिए, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। दिखाई तो देगा नहीं आज। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग जो ये पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है बेटे बराबर। आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, हम लोगों ने कहाँ तक कल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रेडिंग ऑफ पी एंड एल बाकी था, राइट? एक मिनट, मुझे वो सेक्शन निकालने तो देखें। चलो कोई बात नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? शुरू ही किया था कि बस खाली? अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं एक बार फॉर्मेट बना लेता हूँ। हेडिंग क्या थी इसकी? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। किसकी बुक में बन रहा है ये? कंसाइनर की बुक में बन रहा है। हु इज कंसाइनर? कंसाइनर इज एक्स। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। सबसे पहले क्या ओपनिंग स्टॉक आता है बेटा? लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, तो अपन लोग को क्या लिखना पड़ेगा? परचेज। याद कीजिए पुराना वाला लेक्चर। क्या एक एक्सपेंस दो जगह बुक हो सकता है क्या? एक्सपेंस तो एक ही जगह बुक होगा। अपन ने टोटल माल कितने का खरीदा था? 2 लाख रुपए का। इसमें से 1 लाख रुपए का माल कहाँ गया था? तो फिर 2 लाख में से 1 लाख की कॉस्ट तो कंसाइनमेंट की डेट बुक हो चुकी थी ना बेटे। तो अब बाकी का 1 लाख कहाँ बुक होना चाहिए था? ट्रेडिंग में। लेकिन आपने परचेज डेबिट कितना किया हुआ था? 2 लाख। तो फिर 2 लाख रुपए कहाँ गया? ट्रेडिंग में गया। तो अपन लोग 1 लाख रुपए को क्या कर दें बेटा? अभी मैं कह नहीं सकता बेटे, आगे वाली क्लासेस के बारे में अर्पण। तो अभी क्या कर देना चाहिए? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज कर दिया अपन लोग। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने रुपए का? अब देखो, ट्रेडिंग के डेबिट में 1 लाख रुपए रह गया बेटा, और कंसाइनमेंट के डेबिट में भी 1 लाख रुपए रह गया था। तो 1 लाख कंसाइनमेंट में, 1 लाख ट्रेडिंग में, जो 2 लाख का माल अपन ने खरीदा था वो इधर एडजस्ट हो गया। क्या कंसाइनर ने खुद ने भी अपने पास बचे हुए 5,000 मीटर ऑफ क्लोथ में से खुद ने 3,000 मीटर कपड़ा बेचा बेटा? क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। सेल्स कितना मीटर क्लोथ? 3,000 एट द रेट रुपीज 30। आ गया 90,000। क्या लिख दिया अपन? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आया बेटे कितना मीटर क्लोथ? 2,000। 2,000 की पर यूनिट प्राइस कितने की थी? 20 रुपए की। कितना हो गया? लेस 10% फॉल। कितना रुपीज? 4,000। बाहर कितना आ गया? आ गई बात समझ? गिव मी द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 26,000। 2,26,000 टोटल हो गया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट हाउ मच? 26,000। अच्छा, जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, और जो ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं आते वो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? पी एंड एल में। देखो, क्या कंसाइनर ने खुद ने भी माल को बेचने पर कुछ एक्सपेंस और कमीशन वगैरह पे किया? यस, 3,000 का एक्सपेंस और कमीशन हुआ ना। टू एक्सपेंस एंड कमीशन कितने रुपए का हो गया? 3,000। अच्छा, कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हुआ था क्या बेटा? देखो कॉपी में देखो, 55,490 का प्रॉफिट हो रखा है। एंट्री क्या होती है कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट की? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। तो पी एंड एल के सीआर में आ जाएगा। 55,490। नाउ गिव मी द नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट 78,490. दिस इज योर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट. बेटा इजी है बस. इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट पूछने का पर्पस बता देता हूँ एग्जामिनर का क्या था. एक तो आपको ये समझ में आ जाए कि गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट से क्यों किया जाता है, और जब कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट किस तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट से निकलकर ओवरऑल बनाए गए पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर होता है. इजी था बेटे. एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं आप लोगों से यहाँ पे. हम लोगों ने ट्रेडिंग के क्रेडिट में केवल क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनर के हैंड वाला ही लिखा है. हमने पी एंड एल अकाउंट में कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं लिखे हैं. हमने ट्रेडिंग अकाउंट में कंसाइनर ने जो माल कंसाइनमेंट पे भेजा था उसका खर्चा नहीं लिखा. क्यों? मैं वापिस बोलता हूं, कोई भी एक्सपेंस एक जगह बुक होगा या दो जगह? जो एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट पे हुए थे वो सब कहां बुक हो गए, और जो कंसाइनमेंट पे बुक नहीं हुए वो ट्रेडिंग और पीएनएल में हो जाएंगे बेटा. पहला रीजन. दूसरा रीजन, ये जो 55,490 आया है दिस इज द समरी ऑफ कंसाइनमेंट ना बेटा. तो आपने कंसाइनमेंट की समरी निकालकर कहां ट्रांसफर कर दी? पीएनएल में. तो बस अब कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम्स हैं वो दोबारा कहां नहीं आएंगे बेटे? ट्रेडिंग में और पीएनएल में नहीं आएगी. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4. इस हमने नोट कर लिया ना? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे कंसाइनर की बुक का लास्ट क्वेश्चन है. आपको होमवर्क में कुछ दिया था क्या? तो बेटे आज नोट करो पहले होमवर्क. होमवर्क है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3. 11 नंबर एज पर एमसीसी मॉड्यूल. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 एज पर आईसीआई मॉड्यूल. एमसीसी के मॉड्यूल में तो क्वेश्चन नंबर आपको 11 मिलेगा और आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 3. पढ़ लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं एक बार. Mr. Y consigned 800 packets of toothpaste, each packet containing 100 toothpaste. Cost price of each packet was rupees 900. Mr. Y spent rupee 100 per packet as cartage, freight and insurance and forwarding charges. Forwarding मतलब आगे भेजने के खर्चे. One packet was lost on the way and Mr. Y lost का मतलब होता है claim मांगना with the insurance company and could get rupee 570 on claim on average basis. Insurance company ने on an average basis claim कितने का दे दिया? 570. Consignee took delivery of the rest of the packets and spent 39,950 as other नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस. मतलब ये एक्सपेंसेस ही अनसोल्ड स्टॉक या फिर एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन में ऐड होंगे बेटा. 22,500 के कौन से खर्चे हुए? रेकरिंग. He sold 740 packets at the rate of rupees 12 per toothpaste. पर पैकेट नहीं बेचा है, पर टूथपेस्ट. एक पैकेट में कितने टूथपेस्ट है बेटा? 100. तो 740 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 74,000 पैकेट्स टूथपेस्ट हो जाएंगे बेटा. 74,000 टूथपेस्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? 12 से. सेल्स निकल कर आ जाएगी. मैं भी किसको समझा रहा हूँ? 90 मार्क्स लेकर आए हो आप लोग. ये तो पता ही होगा ना कि एक पैकेट में कितने टूथपेस्ट हैं? 100. और एक टूथपेस्ट कितने का है? 1200. तो 12 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 740 आता ही होगा ना बेटे. He was entitled to कितना परसेंट? 2% commission on sales plus 1% del creditor commission. If you remember, if no information is given regarding del creditor commission, it is calculated on actual total sales. You are required to prepare consignment account, calculate the cost of inventory at the end, abnormal loss and profit or loss on consignment. बताओ कर सकते हो ना क्वेश्चन? होमवर्क में क्यों दिया आप समझ गए होंगे बेटा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4. पहले आप लोग पढ़िए, आपके सामने दिया हुआ है, पहले आप लोग पढ़ो फिर मैं पढ़ाऊंगा. यू हैव 1 मिनट. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन.
इसमें डेट का बड़ा लफड़ा है। पढ़ लिया बेटा? चलिए, कंसाइनर कौन है इस क्वेश्चन में? कहां का रहने वाला है? वो इज कंसाइनिंग। बी कहां का रहने वाला है? A of Agra sent on consignment goods valued rupees 1 lakh to B of Mumbai on which date? 1st March 2019. He incurred the expenditure of rupees 12,000 on freight and insurance. माल भेजने पर भाड़ा और जो इंश्योरेंस का खर्चा हुआ कितना हुआ? 12,000। अंडरलाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो ध्यान सुन लीजिए। A's accounting year closes on which date? 31st December. B was entitled to a commission of 5% on gross sale plus a Dell creditor commission of कितना percent? 3%. B took delivery of the consignment by incurring expenses of rupees 3,000 for goods consigned. ठीक है बेटा? On 31st December 19, यानी साल के एंड में, be informed on phone that he had sold all the goods for rupees 1,50,000. तो अनसोल्ड स्टॉक के वैल्यूएशन का लफड़ा खत्म हो गया बेटा। क्या बोला इसने? All the goods have been sold for rupees 1,50,000. तो अब नॉर्मल लॉस वाली भी कहानी खत्म हो गई, जो आया सारा का सारा बेच दिया उसने। By incurring selling expenses of rupees 2,000, he further informed that only 1,50,000 had been realized. माल कितने का बेचा था और रिकवर कितने हो रहे हैं बेटा? तो 2,000 का बैड डेट्स हो गया ना। अच्छा, अपने को इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, तो क्या हम कंसाइनर होने के कारण इस बैड डेट्स का कुछ भी हिसाब किताब करेंगे क्या? नो। अगर हमने नहीं दिया होता तो माल बेचने की जो एंट्री उसकी रिवर्स एंट्री कर दिए होते, and was considered irrecoverable and would be sending the check in a day or so for the amount due along with the account sale. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? And would be sending the check in a day or so for the amount due along with account sale. कंसाइनी बोलता है कि तुमने जो भी मुझे माल बेचा था ना, भेजा था सॉरी, उसको मैंने सारा सारा कितने बेच दिया? 1.5 लाख में। 2,000 का क्या हो गया? बैड डेट्स। अब मेरी तरफ से तुम्हें जो भी अमाउंट देना बनता है वो मैं पैसा तुम्हें आज या कल में क्या कर दूंगा? चेक से भेज दूंगा। बात समझ में आ गई? मतलब 31st दिसंबर को उसने पैसा नहीं दिया है। इसको मेरे साथ पढ़िए यहां से। ऑन 5th of January 2020, A received the check for the amount due from B and incurred bank charges of rupees 260 for collecting the check. Okay बेटा? The amount was credited by bank on which date? 9th of January 2020. कंसाइनी ने अपने को चेक कब दिया था? 5 जनवरी को, जो भी पैसा अपने को लेना था। ओके, वो चेक बैंक में जमा कराया हमने और बैंक ने उस चेक को कलेक्ट करने पे कितने पैसे चार्ज कर लिए? अच्छा, ए कहाँ का रहने वाला है और बी कहाँ का? तो मुंबई से पैसा निकाल कर बैंक आगरा वाली ब्रांच में जमा करेगा कि नहीं करेगा? तो ये तो इंटर स्टेट बैंक ब्रांच हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए बैंकों ने क्या चार्ज कर लिया? कुछ बैंक चार्ज लगा दिया। नो प्रॉब्लम, आगे देखो। राइट अप द कंसाइनमेंट अकाउंट फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। और दूसरा क्या बोला है? बी अकाउंट। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाए तो एक बहुत ही सबसे ज्यादा साधारण क्वेश्चन साबित होगा कि नहीं होगा? सब कुछ तो दिया है, कोई अबनॉर्मल नहीं है, कुछ कोई अनसोल्ड नहीं है, माल भेजा, सब कुछ एंट्री दी हुई है। स्पेशल क्या है इस क्वेश्चन में? बोलो क्या है? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ कौन सा अकाउंट बनाना है? किसकी बुक्स में? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस अप टू द रिसीट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। जो आप बैंक अकाउंट बनाओगे ना, उस बैंक अकाउंट में केवल और केवल आपको चेक रिसीव होने और उसके कलेक्शन की ही एंट्री दिखानी है। इसके अलावा बैंक अकाउंट में कंसाइनर और कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। खाली आप बैंक अकाउंट में केवल दो ही बात बताएंगे, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन अप टू द रिसीट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। कुछ समझे मेरी बात?
पहला अकाउंट कौन सा बनाने को बोला, कंसाइनमेंट, दूसरा कौन सा, बी, फिर तीसरा कौन सा, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, और चौथा कौन सा, बैंक। बाकी तो क्वेश्चन बहुत इजी है, शुरू करो मेरे साथ। जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर हम लोग आराम से 5-10 मिनट खुल के चर्चा करेंगे, ठीक है। लिखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। in the books of A, consignment account, सबसे पहले एंट्री बोलिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो क्या उसने 1 लाख रुपए का माल सेंड किया, एंट्री हो गई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर जो भी एक्सपेंस करता है उसकी एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो बेटा उसने कुल मिलाकर 12,000 का खर्चा किया, क्या 12,000। कंसाइनमेंट पे कंसाइनी जो खर्चे करता है उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी देखो 3,000 रुपए तो उसने नॉन रेकरिंग किए होंगे और 2,000 उसने सेलिंग एक्सपेंसेस किए होंगे बेटे, टू बी। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस 3,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000, और हम उसे क्या दे देंगे बेटे, कमीशन। तो कमीशन की एंट्री कब करेंगे, जब पहले सेल्स की एंट्री करेंगे। कंसाइनी ने हमारा सारा माल कितने बेच दिया बेटा, 1,50,000। माल बेचने की एंट्री क्या होती है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो बाय बीज अकाउंट। रेफरेंस के तौर पर क्या डाल दिया अपन ने, सेल्स। सेल्स कितने रुपए की हो गई, 1,50,000। क्योंकि अपन लोग डेलिकेटर कमीशन भी दे रहे हैं इसलिए बैड डेट्स की कोई अकाउंटिंग हमारे बुक्स में नहीं होगी। व्हाट इज नॉर्मल परसेंटेज, 5%। व्हाट इज डीसीसी, 3%। 5 + 3 8% हो गया बेटा। 1,50,000 का 8% निकालने जाएंगे तो 12,000 आएगा ना, ये आ गया आपका कमीशन। क्या टोटल बाहर की तरफ 17,000 रुपए आ जाएगा क्या बेटे। अच्छा बताइए, यूजुअली अगला स्टेप क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक, है ना। लेकिन क्वेश्चन में अनसोल्ड स्टॉक नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए था। अच्छा पहले बताओ, पहला पैराग्राफ की सारी बातें आपको समझ में आ गई, सेकंड पैराग्राफ वाली बातें आपको समझ में आ गई बेटा। ये थर्ड पैराग्राफ देखो, ये बी ने हमें चेक कौन से, 2019 का ईयर निकल जाने के बाद इसने क्या दिया, चेक दिया। ये चेक अपन ने बैंक में जमा कराया होगा और बैंक ने क्या, 260। 2 मिनट, बैटरी चेंज कर। रुपए का जो खर्चा है, दिमाग लगा के बोलिएगा, ये खर्चा ए ने अपनी मर्जी से किया है क्या, बी से जो उसे चेक मिला है उस चेक को बैंक में जमा करने पर मिला।
क्या ये कलेक्शन का खर्चा भी कंसाइनमेंट का ही खर्चा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ऑब्वियस ही बात है। ये चेक मिला किससे? हु इज बी? कंसाइनी पैसा चेक क्यों दे रहा है? कंसाइनमेंट पे जो माल बिका उसका कलेक्शन कंसाइनर कंसाइन से करेगा कि नहीं करेगा? तो ये पहला प्रश्न का जवाब आ गया कि हाँ सर, 260 रुपए का खर्चा किससे रिलेटेड है। बात समझ में आ गई? आपने जितने भी एक्सपेंस होते देखे हैं, 12,000 रुपए नॉन रेकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस या ये कमीशन, ये आपने पीएनडल में चार्ज क्यों नहीं किए? जवाब, जो भी जवाब आता है बोलिए। क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो 260 रुपए का खर्चा हुआ है, ये भी तो किससे ही रिलेशन रखता है। बात समझ में आ गई? तो किधर बुक होना चाहिए? कंसाइनमेंट में बुक होना चाहिए। बात समझ में आई? लेकिन आपको पता है, मैं जैसे टू बी में नॉन रेकरिंग सेलिंग या फिर टू कैश जैसा लिखा हूं, वैसे टू बैंक चार्जेस नहीं लिख सकता। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। दिमाग लगाइए जरा, क्यों? जो भी दिमाग लगाएगा आई विल अप्रिशिएट दैट। हमने टू बैंक चार्ज क्यों नहीं लिखा? हम टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस क्यों लिख रहे हैं? पहला आंसर आया क्योंकि सर इस क्वेश्चन में मुझे बोला है कि आप कौन सा अकाउंट बना के दो, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। तो बेटा अगर प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बोला है, तो फिर मैं प्रोविजन फॉर एक्सपेंस में खाली ये 260 रुपए क्यों डाल रहा हूँ? कमीशन हो गया, नॉन रेकरिंग हो गया, सेलिंग हो गया, ये जो कंसाइनर ने माल बेचने पे खर्चा किया है, ये भी तो एक्सपेंस ही है ना। ये भी तो कौन से अकाउंट में जाने चाहिए थे? कुछ तो रीजन होगा ना बेटे। बेटा डायरेक्ट थे तो भी मैं कंसाइनमेंट में डेबिट कर रहा हूँ, देखो 12,000 और 3,000। इनडायरेक्ट है तो भी मैं कहाँ बुक कर रहा हूँ? कंसाइनमेंट में। फिर बताओ, कोशिश करो। शाबाश। ये जितने भी खर्चे आप देख रहे हैं, ये 31 दिसंबर 2019 तक हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं? ये 260 का खर्चा 2019 को जो ईयर एंड हो रहा है, उसके बाद होने वाले पीरियड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं आपसे दो बातें पूछूंगा, मेरे को फटाफट जवाब दीजिएगा। और जो मैंने कहा था ना, धीरे धीरे अब आगे आने वाले चैप्टर में जो अकाउंटेंसी को लेकर जो आपने अजम्पशन लेके चल रहे हो, या आधी अधूरी बातें आपको पता है, या जो अकाउंटेंसी को लेकर दिमाग में मिथ्स है, मिथ्स मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता भगवान जाने, जब प्रैक्टिकली जाएंगे ऑडिट करने या अकाउंटेंट बनेंगे, जब ऑफिस में काम करने जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है? कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? पूछ लूं? पक्का पूछ लूं? फाइनल अकाउंट्स कब बनाएंगे अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर 2018 और 19 है, मतलब फाइनेंशियल ईयर है मेरा, तो मैं आपके सामने चार ऑप्शन दूंगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बिना सोचे समझे जवाब मत दीजिए, आप दे भी दोगे तो मैं आंसर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऑन 31 मार्च 2019, बिफोर 31 मार्च 2019, आफ्टर 31 मार्च 2019, नन। जो मुझे नन जवाब देगा पिटाई खाएगा मेरे से, इसलिए नन जवाब नहीं दोगे। चलिए, आपने अपना क्वेश्चन सुना मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू हो रहा है? April 1 2018 से। एंड कब होगा? 31 मार्च 19। मैंने कहा फाइनल अकाउंट्स किस दिन बनाएंगे? बनाएंगे मतलब आप पेन पेंसिल लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का काम करेंगे, वो डे कौन सा होगा? मैं वापस बोलता हूं, फाइनल अकाउंट्स बनाने का काम, ट्रेडिंग और पीएनडल बनाने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन इन चार ऑप्शन में से किस दिन करना, उसे काम किस दिन करना होगा? आप क्या आंसर चूज कर लिया दिमाग में आपने? अब गलत होगा सही वो अलग बात है बेटे। प्लीज, किसका आंसर है ए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चों का कहना है कि सर ये वाला ऑन 31 मार्च 19, ठीक है। बिफोर 31 मार्च 19, बिफोर 1 2, बेटा आप हैंड रेज कियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इन लोगों का 14,
इन लोगों का ये मानना है कि हम बिफोर 31 मार्च 2019 ही फाइनल अकाउंट्स बना लेंगे। कोर्स खत्म होने से पहले एग्जाम दे के आ जाओगे नालायकों, हैं? आफ्टर वाले हाथ खड़े करें। आफ्टर में संख्या थोड़ी कम है, ऑन और बिफोर में तो संख्या बराबर थी। नन वाले। अच्छा, एक और ऑप्शन। रेज योर हैंड। वो सच्चा आदमी है, बोले मुझे नहीं पता। चलिए चलिए, मैं देखो, मेरे को इस क्वेश्चन को पूछने में और समझाने में 5 मिनट खर्च हो जाएंगे। समझाने में 10 मिनट खर्च होंगे, पूछने में 5 मिनट लगते हैं। तो देखा जाए तो 15 मिनट का टाइम यूज होगा कि नहीं होगा। बट आपने एक बात नोटिस करी, क्वेश्चन मैंने एक पूछा और पांच, चलो पांच तो मजाक वाला पॉइंट था, चारों में अपने हाथ खड़े हुए कि नहीं हुए। नन मतलब सर इनमें से मुझे लगता नहीं कोई सा आंसर, इसलिए सारे बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा किया। कुछ का कहना है कि ऑन, कुछ का कहना है बिफोर और कुछ का कहना है आफ्टर। इसका मतलब हमारे को सही ज्ञान अभी तक नहीं है ना, क्योंकि अगर सही ज्ञान होता सब बच्चों को तो हम ए बी सी में से चुनाव नहीं करते, हमारा आंसर एक ही आता कि नहीं आता। बोलिए बेटे। अब एक बार हाथ खड़े कीजिए जिन्होंने 31 मार्च 2019 ऑन बोला था। हाँ बेटा, मैं तेरे से पूछता हूँ, बेटा कैसे पॉसिबल है कि 31 मार्च 2019 के दिन ही तू ट्रेडिंग और पेंडल बना लेगा। आज 31 मार्च 2019 है बेटे, आज कैसे पॉसिबल है कि तू ट्रेडिंग और पेंडल बना लेगा, बता। इसलिए तेरे को इसका सही जवाब नहीं पता, तूने खाली ये पढ़ा हुआ है ना ऑन। ऑन पढ़ा हुआ है अपन ने। फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं? साल के एंड में। आज तक यही बोलते हैं, साल के एंड में। बैलेंस शीट कब बनती है? साल के एंड में। हमने दिमाग लगाया ही नहीं आगे तक, ये साल का एंड का मतलब क्या है, नहीं लगाया ना, तभी आप लोगों को अपना आंसर ये दे रहे हैं। बाकी आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब खुद दिमाग लगाइए। आज आपका अकाउंटेंसी का कोर्स खत्म कर रहा हूं मैं। आज आप पहले घर जाएंगे, सीधे एग्जाम सेंटर, आईसीए जो एग्जाम सेंटर वो देगा वहां जाएंगे? क्या आज ही के दिन आपका कोर्स खत्म हो और आज ही के दिन आप जाकर एग्जाम देके आ जाओगे क्या? पहले कोर्स खत्म करेंगे बाद में एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे? बोलिए बोलिए। क्या बोलेंगे आप? पहले हमारा कोर्स पढ़ाओ, हम जाकर उसे क्या करेंगे, रिवाइज। वी नीड 1.5 मंथ, एटलीस्ट 2 मंथ, हमें टाइम समय चाहिए 2 महीने का। हम देखेंगे कि हमारी कहाँ गड़बड़ी है और फिर जब हम वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तब हम एग्जाम देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो आपका आंसर गलत हो गया बेटा। ऑन तो नहीं हो सकता बच्चा लोग। अब आती है बिफोर। प्लीज रेज योर हैंड जिन्होंने कहा था बिफोर। बेटा बिफोर कैसे हो सकता है बेटे, बताओ ना जरा, बिफोर बताओ। ये तो ये बात हुई, मैं कंसाइनमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा रहा था, कोई बोले सर एक सेकंड रुको, बोले बोले बाद में पढ़ाना, पहले एग्जाम दे के आ रही हूँ मैं। किसका? बोले सीए फाउंडेशन का। कोर्स तो खत्म, बोले बस हो गया, मैं एग्जाम दे के आ रही हूँ। मेरी मजाक को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। मजाक इसलिए कर रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट आए। सूखी सूखी बात समझ में नहीं आएगी। पढ़ाया होगा सर ने कोई लेक्चर। बिफोर हो सकता है क्या? जब तक आप 31 मार्च 2019 तक के डेटा बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर लेते, क्या आप ट्रेडिंग और पेंडल बना पाएंगे क्या? तो ये वाला आंसर भी गलत हो गया कि नहीं हो गया? नन तो मैं ही हटा देता हूं। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? आफ्टर 31 मार्च। आफ्टर 31 मार्च का मतलब पता है क्या हुआ? अब इसका मीनिंग सुनो। पहले अकाउंटेंट क्या करेगा, अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक के सभी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में जर्नलाइज करेगा कि नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर लेजर पोस्टिंग करेगा कि नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रही उन एरर्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, और थोड़ा वेट करेगा कि मैं कोई ओमिशंस तो नहीं कर चुका हूं, अपने इन्वेंट्री का सही वैल्यूएशन करेगा, डेप्रिसिएशन लगाएगा अपने एसेट्स के ऊपर, ऑडिटिंग होगी जिसके लिए आप क्या बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपने सभी अकाउंट्स जो आपने लेजर अकाउंट बनाए उनकी ऑडिट की जाएगी, वाउचिंग वेरिफिकेशन होगा। जब आपके मन में संतुष्टि होगी कि हाँ हमने कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए हैं, चलो अब इस अकाउंटिंग ईयर का क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस। क्या निकाल लेते हैं? प्रॉफिट और लॉस। तब जाकर वो क्या बनाएंगे बेटे, फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाएंगे? तो 31 मार्च 2019 के निकल जाने के बाद ट्रेडिंग और पेंडल बनाने का काम होगा कि नहीं होगा? पहली बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर, ध्यान रखना। नाउ
जर्नल का मतलब क्या होता है बेटे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल? डेली बेसिस पर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड। क्या हम जर्नल को प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नाम दे सकते हैं बेटा? ठीक है बेटे। जर्नल किस मैनर में होती है? क्रोनोलॉजिकल मैनर। कौन से मैनर में? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज। कौन सी वाइज? डेट। अच्छा, डेट वाइज का एग्जांपल देंगे जरा मुझे? अर्णव बोलेगा, बोल। 1 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उस 1 तारीख को ट्रांजेक्शन हुए 5। इन 5 ट्रांजेक्शन की एंट्री बुक्स में कौन सी डेट को होगी? देखो मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। 1 जनवरी को हुए ट्रांजेक्शन की एंट्री बुक्स में कौन सी डेट को होगी? बुक्स में एंट्री कौन सी डेट को होगी? 1 जनवरी को ही होगी क्या? अच्छा ओके। 2 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ, 2 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ, 2 जनवरी को उस हुए ट्रांजेक्शन की एंट्री बुक्स में कब होगी? 2 जनवरी को होगी बुक्स में उस दिन। मतलब आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुए, 2 जनवरी के दिन मैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर रहा हूं। क्या बोली सुने वो? 2 जनवरी के ट्रांजेक्शन की एंट्री आप चाहे 6 जनवरी को कर लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजेक्शन की डेट क्या आएगी? नहीं थी नहीं बातें पता? बहुत भारी भयंकर कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ दिमाग में? पहले तो हम लोग ये मानते थे कि फाइनल अकाउंट्स कब बनेंगे? ऑन 31 मार्च। तो एक अकाउंटेंट अपने घर वालों को मैसेज डालता होगा, आज मैं घर लेट आऊंगा। क्यों? क्योंकि आज मुझे ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना है, क्योंकि आज 31 तारीख है। ऐसा होगा क्या? अरे बोलो ना यार। पहली बात तो फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च को नहीं बनते, उसके बाद सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद होंगे ना। और जर्नल एंट्री किस मैनर में होती है? क्रोनोलॉजिकल मैनर। मतलब जो ट्रांजैक्शन जिस डेट को पहले हुआ उस डेट की रिकॉर्डिंग ही बुक्स में पहले आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा बेटे फिर से बोलना, क्या बोले आप? रिकॉर्डिंग तो आप चाहे 6 जनवरी को कर लो, लेकिन आपके सामने अगर 2 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, 3 को हुआ है, 4 को हुआ है, 5 को हुआ है, तो आप 6 तारीख के दिन जब डेटा बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो रेंडमली 4 का पहले कर लो, 3 का बाद में कर लो, 5 का पहले कर लो, 2 का पहले, ऐसे होगा क्या? या फिर दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल मैनर। जर्नल एंट्री डेली बेसिस पर हो ये जरूरी नहीं है। जर्नल एंट्री किस मैनर में की जाती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है। बेटे आज जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं वो कुछ बच्चे मेरे सामने ऑफलाइन बैठे हैं कि नहीं बैठे? और कुछ बैठे बच्चे कहाँ बैठे होंगे? मान लीजिए आज शाम तक क्या नहीं हो सकी? ये रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो सकी, कल अपलोड होगी, तो बेचारे बच्चे कब नोट करेंगे? कल करेंगे। तुमको तो नहीं करना चाहिए, उनको तो आज पढ़ाया हुआ आज ही नोट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? उनके सामने डेटा ही कब आएगा? कल। तो कब रिकॉर्ड करेंगे? बात समझ में आ गई? आई एम अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं किसका अकाउंटेंट हूँ? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सर्दियों में नवंबर के आसपास शादियां होती हैं बेटे। मेरे परिवार में भी शादी है, मेरे घर में बहुत करीबी रिश्तेदार की शादी है। मैं अपनी ऑफिस में छुट्टी लेकर वो शादी अटेंड करने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, आई एम द अकाउंटेंट। मैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ? 25 दिसंबर को मैं छुट्टी लेकर चला गया और मैं वापस कब आऊंगा? 2 जनवरी को। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मैं छुट्टी पे हूं, क्या वो ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करो, अपने धंधे को बंद कर देगा क्या 5 दिनों के लिए? बोले अकाउंटेंट साहब गए हुए, कल को 25 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हो जाए तो जर्नल एंट्री तो उसी दिन होनी चाहिए थी, और हमारा अकाउंटेंट तो छुट्टी पे गया हुआ है, आज दुकान बंद हो। जब तक अकाउंटेंट नहीं आएगा दुकान नहीं खोलेंगे, क्योंकि अकाउंट अगर आपने दुकान खोल दी तो ट्रांजेक्शन करना पड़ जाएगा, और अकाउंटेंट है नहीं तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? समझ आ रही है क्या आपको बात? ऐसा होगा क्या? अरे 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक ट्रांजेक्शन तो ऑर्गेनाइजेशन करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा? अब मैं जब अकाउंटेंट यहाँ जयपुर में आऊंगा और ऑफिस के चेयर पे बैठूंगा तो मेरे सामने 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक के बिल्स पड़े होंगे कि नहीं? बिल पड़े होंगे, पेंडिंग काम होगा कि नहीं होगा? अब मैं धीरे धीरे 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने जाऊंगा कि नहीं करने जाऊंगा? पहले उन सभी बिलों को डेट वाइज ऑर्डर में जमा लूं कि नहीं जमा लूं? मैं 2 जनवरी के दिन किन दिनों के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा हूं? 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी को, अगर मेरे आने से पहले कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उनको रिकॉर्ड करूंगा ना बेटे। सबसे पहले कौन सी तारीख का?
25 के सारे रिकॉर्ड हो गए। अब कौन सी तारीख का? 26 के पूरे हो गए। फिर बात समझ में आ गई क्या बेटे? ऐसा तो नहीं है कि मैं शादी हॉल में बैठा हूँ और वरमाला हो रही है, मैं कह रहा है 5 मिनट बाद में वरमाला वरमाला करना, बोले क्यों? बोले फोन आया है, अभी अभी आज ये ट्रांजेक्शन हुए, पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर, बाद में शादी अटेंड करना। मैं पहले तो स्टॉप कंप्यूटर में, हाँ नाउ काम पूरा हो गया, नाउ डालो वरमाला। ऐसा होगा कभी? मैं ट्रांजेक्शन कब करूंगा? ऑफिस जाऊंगा तब करूंगा कि नहीं करूंगा? जर्नल एंट्री का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आई? नाउ लिसन बी वेरी केयरफुली। क्या इन सभी एक्सपेंसेस की जो अकाउंटिंग आपने देखी है, शुरू वाले एक्सपेंसेस की जितनी भी अकाउंटिंग देखी, वो आप कंसाइनमेंट के डेबिट में ऑलरेडी कर चुके हो कि नहीं कर चुके? आपने ऑलरेडी कंसाइनमेंट के डेबिट में डाल दिया था कि नहीं डाल दिया था? लेकिन जो ये 260 रुपए का एक्सपेंस आपने देखा, ये 31 दिसंबर के बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का? मैं छुट्टी पर कब गया था? 25। आया कब मैं? 31 दिसंबर को ईयर एंड वाला पीरियड था। कौन सा ईयर एंड था? ईयर एंड। मेरे सामने इनवॉइस कब आया होगा ईयर एंड वाले का? 2 जनवरी के सामने आया होगा। एक्सपेंस है किससे रिलेटेड? 2019 के कंसाइनमेंट से। टेल मी यस और नो। लेकिन 2019 का कंसाइनमेंट खत्म कब हो गया? 2019 में। लेकिन क्या 260 रुपए का खर्चा 2019 में ही दिखाई दे गया था क्या? 2019 में थोड़ी दिखाई देके गया था, वो तो अपने को दिखाई कब दिया था? जनवरी 2020 में। रिकॉर्डिंग किस ईयर में कर रहा हूं? 2020 में, करंट ईयर में कर रहा हूं। कौन से ईयर के एक्सपेंस की? खर्चा किस साल का है? 2019 का। रिकॉर्डिंग किस ईयर में कर रहा हूं? अगर 2020 में 2019 के खर्चे को रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो ये 2020 के पीएनएल से चार्ज होगा कि नहीं होगा? जबकि है खर्चा किस साल का? तो मैं गलती करूंगा कि नहीं करूंगा? है किस साल का? 2019 का। लेकिन 2019 तक उसका इनवॉइस नहीं बना था। इनवॉइस कब बना? 2019 निकलने के बाद। तो मैं कंसाइनमेंट को सीधे सीधे टू बैंक चार्ज बोल के नहीं कर सकता, क्योंकि 2019 तक वो इनवॉइस आया ही नहीं था। लेकिन मुझे उसमें डालना किस में था? 2019 के कंसाइनमेंट में। और मैं जब आया उसके बाद में मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्ज नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे पे क्वेश्चन रेज हो जाएंगे, तुझे कैसे पता कि 2019 तक के खर्चे हो जाएंगे? टेल मी यस और नो। मुझे तो पता कब चला? 2019 निकल जाने के बाद। तो जब मैं चेयर पे बैठ के, जब छुट्टियां बना के वापस जब अपने ऑफिस में आया, मैं कंसाइनर का अकाउंटेंट हूँ, इस ए का मैं कौन हूँ? अकाउंटेंट। मैं देख रहा हूँ कि ये एक्सपेंसेस 2019 से पहले हो चुके थे और ये एक्सपेंस 2019 के बाद। इस एक्सपेंस को मुझे चार्ज किससे करना है? कंसाइनमेंट ऑफ 2019। तो मैं क्या करूं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्ज करूं या कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन का रास्ता लेके जाऊं? प्रोविजन। इसलिए मैंने क्या किया, देखिए आप अपने कॉपी में देखो, आपने लिखा हुआ है टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, लिखा है क्या कहीं पे? अरे यार, कितना आया? 260। अब देखो, आपके पास जो एक्सपेंस कंसाइनमेंट का था वो कंसाइनमेंट में बुक भी हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया ना। नाउ क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, फटाफट। हाँ, जब तक पता चलेगा तब तक करेंगे, वरना बाद में जाएंगे। हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है ना, उससे पहले अपने को क्या कर लेने चाहिए? फाइनल अकाउंट्स बना लेने चाहिए। तो सब कुछ पोस्ट में चलेगा। मेरा अभी प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग ईयर कौन सा गया होगा बेटे? 2021 और 2022 गया होगा ना? बोलिए। 2021 और 22 में इनकम अर्न की होगी ना मैंने। इस इनकम पे मैं टैक्स पे करूंगा कि नहीं करूंगा? कब तक करूंगा? 31 जुलाई 2022 की जो लास्ट डेट होगी उस तक मुझे क्या करना होगा? टैक्स रिटर्न पे करनी होगी। कौन से पीरियड के लिए? 2021 और 2022। अब 2022 और 2023 में पहले मैं इनकम अर्न करूंगा, फिर 2023-24 में मैं क्या पे करूंगा? क्योंकि जब तक मैं इनकम कैलकुलेट नहीं कर लेता, मैं टैक्स कैसे पे कर पाऊंगा? बात समझ में आ गई बेटा? नाउ टू पी एंडल बताओ कितना है? 20,740। ऑल क्लियर एवरीबॉडी? ये तो हो गया आपका कौन सा अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट। नाउ, अरे यार,
हमने मैम आ गई क्या बाहर? 31 दिसंबर 2019 को क्या बनाया होगा? प्रोविजन। एंट्री क्या हुई थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। पक्का? बैंक चार्ज कब आया बुक्स में? हम लोग बुक्स में बैंक चार्ज की रिकॉर्डिंग 5 जनवरी को करेंगे ना। 5 जनवरी को एंट्री क्या हुई होगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक चार्ज डेबिट हो गया कि नहीं हो गया? कौन से ईयर में डेबिट हुआ? 2020 का क्या बनेगा? पी एंड एल। बताओ, मैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्ज कर दूं तो ये मिसमैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ मैं क्या एंट्री करूंगा? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्ज। पहले एंट्री क्या की थी मैंने? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, फिर प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्ज। कंसाइनमेंट डेबिट टू बैंक चार्ज ही रहा कि नहीं रहा? अल्टीमेटली मैं 260 रुपए के बर्डन को किससे ही चार्ज किया? कंसाइनमेंट से। पीएनडल से क्यों नहीं किया? क्योंकि ये करंट ईयर का खर्चा नहीं है। किस साल का है? इसलिए मुझे एंट्री में क्या घुमाना पड़ा? प्रोविजन। आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का नाम सुना है कि नहीं सर? मैंने माल बेचा इस साल में है, जिसका बैड डेट्स क्या होगा? अगले साल होगा। तो इस साल का जब ट्रेडिंग एंड पीएनडल बना होगा तो इस साल की सेल्स को तो मैंने इसी साल के ट्रेडिंग में डाल दिया होगा। अब बैड डेट्स इस साल की सेल का बैड डेट्स होगा कब? अगले साल। एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, है ना? अब बैड डेट्स मैं किससे चार्ज करूं? पीएनडल से। कौन सा पीएनडल? करंट ईयर का जो पीएनडल बना रहा हूं। ये तो गड़बड़ हो गया। सेल्स तो आप किस साल में बुक कर चुके? इनकम पिछले साल। और बैड डेट्स का बर्डन किससे चार्ज कर रहे हो? इसलिए आपको ध्यान है, आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हो। इसी साल में अपन क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। क्या? पीएनडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कल को इस साल के बैड डेट्स हो गए तो उसका बर्डन नेक्स्ट ईयर के पीएनडल पर नहीं आना चाहिए। अपन ऑलरेडी क्या बना के बैठे हैं? प्रोविजन। एंट्री बोलो ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो जो बैड डेट्स डेबिट हुआ, क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया? जो पहले प्रोविजन क्रेडिट हुआ था वो अभी डेबिट हो गया कि नहीं हो गया? एंट्री क्या हुई? पीएनडल टू प्रोविजन, प्रोविजन टू बैड डेट्स, प्रोविजन गायब, पीएनडल टू बैड डेट्स हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समझ में आई? समय थोड़ा कम बचा, वरना मैं लिख के बताता आपको। पक्का समझ में आया क्या बेटा? मैं जितने भी एक्सपेंसेस 31 दिसंबर से पहले हो चुके उन्हें तो मैं कहां डेबिट कर चुका हूं? कंसाइनमेंट में। लेकिन है किस साल के? 2019 के। लेकिन बुक्स में 2019 में नहीं आए, कब आए? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बनाए रखने के लिए मैंने कि कौन सा रास्ता घुमा दिया? प्रोविजन। एंट्री बोलो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। प्रोविजन प्रोविजन का बैंक चार्ज, प्रोविजन प्रोविजन का नहीं खत्म, कंसाइनमेंट टू बैंक चार्ज ही हुआ कि नहीं हुआ बेटे? बात समझ में आ गई? ये नोट नहीं हो पा रहा, बनाओ नीचे एक, फटाफट बनाओ। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस फटाफट बनाओ बेटा। मैम मैम बाहर खड़ी है क्या? हाँ, बनाओ। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट फटाफट बना लीजिए। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। मैं आज बोलूंगा इनको, है ना, कि इसको ठीक करें। एक बार पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, आपने एंट्री क्या बोली थी बेटा कंसाइनमेंट से प्रोविजन बनाने की? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो प्रोविजन सीआर हुआ ना? प्रोविजन के सीआर में डेट कॉलम में लिखिए। प्रोविजन के सीआर में डेट कॉलम में लिखिएगा 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 बाय कंसाइनमेंट 260 रुपए लिख लिया बेटा। क्या ये प्रोविजन का पैसा 31 दिसंबर 2019 में काम आ गया क्या? ये तो कब काम आएगा? 2020 में। लिखो डेबिट में टू बैलेंस सीडी। फटाफट लिखिएगा प्लीज। टू बैलेंस सीडी। तो 31 दिसंबर 2019 को आपके पास बुक्स में प्रोविजन बना रह गया होगा बेटा। अब अगला साल की बिगनिंग कब से होगी? 1 जनवरी 2020। टू बैलेंस सीडी क्या बनकर आती है? लिखो क्रेडिट साइड में 1 जनवरी 2020, क्रेडिट साइड में 1 जनवरी 2020 क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। अच्छा मेरी तरफ देखो, बैंक चार्ज की एंट्री बोलिए जरा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपकी लेजर में बैंक चार्ज डेबिट रह गया कि नहीं रह गया? इसे मुझे बुक्स में से क्या करना है? गायब। बताइए पीएनडल टू बैंक चार्ज करूं क्या? अगर ये बैंक चार्ज वास्तव में किस साल का होता? 2000, तो उसी साल के पीएनडल से चार्ज होता। लेकिन है किस साल का? क्या इस साल चार्ज कर सकता हूँ? ओह मैं क्या करूं? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, पिछले साल में क्या बना चुका हूँ?
एंट्री क्या होगी बोलिए, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्ज, लिखो डेबिट साइड में टू बैंक चार्जेस। कितना रुपए लिखोगे, 260। ओके बेटे, प्लीज चेक द सॉल्यूशन। इन्होंने खाली जनवरी 2020 और 5 जनवरी की कहानी बताई है, मैंने तुम्हारे को शुरू से कहानी बता दी, ऐसा हुआ होगा। एम आई क्लियर बच्चा लोग? अच्छा, स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बैंक में पैसा मुझे चेक कौन सी डेट को मिला होगा, 5 तारीख को। 5 तारीख को कितना मिला होगा, 1,33,000। 1,33,000 क्यों मिला, कंसाइनी ने हमारा माल कितने में बेचा, 1,50,000, और हम उसे कितने पैसे देने वाले थे, 17,000। देखा था ना कंसाइनी अकाउंट, तो हमें वो कितने पैसे देता, 1,33,000। उसने हमें कब तक नहीं दिया, 5 जनवरी 2020 से पहले तक नहीं दिया, तो 31 दिसंबर तक बाय बैलेंस ईडी रहा होगा बेटे। तो टू बैलेंस बीडी कौन सी डेट को आया, 1,33,000। कौन सी डेट को आया बेटा, 1 जनवरी को। और उसने चेक अपने को कब दिया, एंट्री बोलिए चेक मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कितने का आया, 1,33,000। बात समझ में आया बेटा? अच्छा, बैंक अकाउंट के डेबिट में देखो क्या आया, 1,33,000 रुपए। अच्छा, बैंक चार्ज की एंट्री बोलिए जरा, बैंक चार्जेस की, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो बैंक के क्रेडिट में बाय बैंक चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारे बैंक में वास्तव में बैलेंस कितना रह जाएगा, 1,32,740। एम आई क्लियर बेटे?